नमस्कार दोस्तों। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारे भारत का दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो वर्तमान की जो सत्ताधारी सरकार है, मतलब कि भाजपा, जी हाँ, भाजपा की कैबिनेट ने गुरुवार यानी कि लास्ट वीक 2 विधेयक को मंजूरी दी थी। उससे संबंधित जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी की थी। और इनमें से जो पहला विधेयक था वो था आपका वन नेशन वन इलेक्शन। जो ये विधेयक हमारे संविधान के अंदर एक नए आर्टिकल को ऐड करेगा और वो आर्टिकल ये राइट देगा कि यहाँ पर तमाम जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही दिन करवाए जाएं, राइट। और जो दूसरा विधेयक था जो पारित हुआ था वीरवार को, उसमें जी हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं से जुड़ा जो भी कानून है, जी हाँ, उनके जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों में बदलाव से संबंधित था ये विधेयक। इन दोनों ही विधेयक को मंजूरी मिल चुकी थी। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था उस वीडियो में कि आने वाले शीतकालीन सत्र में शायद, जी हाँ, जो वर्तमान की सरकार है वो कहीं ना कहीं इस विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में प्रेजेंट करेगी। और कल दोस्तों वही हुआ। जी हाँ, कल बीते मंगलवार के दिन इन विधेयक को संसद के अंदर पेश कर दिया गया। और उसके बाद जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि विपक्ष का अपना खुद का एक धर्म होता है, जैसे पति धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है, पड़ोसी धर्म होता है, ठीक है, सास धर्म, बहू धर्म। वैसे दोस्तों जो विपक्ष की सरकार होती है उसका भी अपना धर्म होता है कि जो वर्तमान की सरकार है उसकी बातों के बीच में कहीं ना कहीं उसकी बातों में खमियां निकालना, उसकी हर बात को जी हाँ डिनाई करना, ये उनका धर्म है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 20 दिसंबर दोस्तों जो खत्म होने वाला है अब परसों, जी हाँ 2 दिन बाद, तब से लेकर के अब तक जो भी बातें आम जनता की संसद के अंदर रखी गई है वो इन सभी की हंगामे की आहुति में जाकर के क्या हो चुके हैं, स्वाहा हो गए। आम जनता का दोस्तों जो मुद्दा था, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो किसानों के एमएसपी को लेकर के हो, चाहे दोस्तों वो युवा की बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो दोस्तों मणिपुर और हिंसा क्यों ना हो, तमाम जी हाँ मुद्दों को कहीं ना कहीं इन सब ने क्या कर दिया, धराशायी कर दिया मिल करके। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ एक्चुअली। कल मंगलवार को विपक्ष के भारी हंगामा हुआ इस विधेयक को लेकर के और कड़ी आपत्ति हुई इस विधेयक को लेकर के। और फाइनली ये बोला गया कि ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम करवाते हैं यहाँ पर वोटिंग। तो नई संसद के अंदर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जी हाँ वोट डाले गए। आपने देखा होगा ना केबीसी के अंदर वोटिंग पोल, सबके हाथ में एक मशीन होती है, तो कुछ इसी पैटर्न पर ये वोट डाले गए थे। जी हाँ, एक देश एक चुनाव विधेयक मंगलवार को फाइनली कल लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। जो वोटिंग का रिजल्ट आया उसके आधार पर विपक्ष की मांग पर यह कराया गया था, जी हाँ वोटिंग। विपक्ष ने यह बोला कि करवाओ वोटिंग, होता है दूध का दूध पानी का पानी, देखते हैं कौन कौन इसके सपोर्ट में है। तो फाइनली कल क्या हुआ, कल इस विधेयक को 269 मत मिले हैं जिसके पक्ष में आए हैं, जबकि इस विधेयक के विरोध में आए हैं 198 मत। अब सोचिए एक बार, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका मानना क्या है? वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि वास्तविक रूप से क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए? जी हाँ, कहीं ना कहीं दोस्तों अगर एक देश एक चुनाव होना भी चाहिए तो कहीं ना कहीं दोस्तों बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर इस चुनाव को हम लोगों को ईवीएम के माध्यम से ही कंप्लीट करवाना चाहिए। हम देखते हैं कि हर बार ईवीएम मशीन पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जनरेट हो रहा है। जी हाँ, जब भी आता है रिजल्ट तो क्या होता है कि ईवीएम मशीन बेवफा निकली, जी हाँ इसने दगा दे दिया। दबाते हैं कौन सा बटन, जाता है जीतने वाली पार्टी की तरफ। तो काफ़ी सारे एलिगेशन इस ईवीएम मशीन के ऊपर लगाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं। अगर एक देश एक चुनाव हो रहा है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाया जाएगा तो बहुत बड़ा पैसा हमारा बच सकता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आपको बहुत सारी ईवीएम मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। नई ईवीएम मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत बड़ा पैसा खर्च कर चुके हैं चुनाव को करवाने को लेकर के। या इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें 2004 में दोस्तों 2004 में जो खर्चा आया था वो था आपका 10,000 करोड़ रुपए, जबकि 2024 में 20 वर्ष बाद जी हाँ एक चुनाव को करवाने में जो खर्चा है वो कितना आ चुका है, 1 लाख करोड़ रुपए। सोचिए हम इतना बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं कहीं पर लोकसभा चुनाव कराने में, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कहीं पर नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बात तो साफ साफ तय है कि अगर हम एक देश एक चुनाव दोस्तों करवाते हैं, अगर ये बिल दोस्तों फाइनली ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो जाता है तो हमारा इतना बड़ा अमाउंट बचेगा और इस अमाउंट को हम खर्च कर सकते हैं अपनी देश की सेवा में।
जी हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर नेताओं की जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीयत जी हाँ साफ होनी चाहिए। और ये पैसा कहाँ से आया, ये भी आपके मन में सवाल आता होगा। आखिरकार ये पैसे दोस्तों, नेता कोई लूडो नहीं खेलते हैं, चिड़िया उड़ी नहीं खेलते कि वहाँ से पैसा जीता और चुनाव में खर्च कर दिया, नहीं। ये पैसा आता है जो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं टैक्स पे करते हैं। ये हमारा पैसा ही कहीं ना कहीं पानी की तरह अपने चुनाव के अंदर बहा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास। आप चाहो तो नेगेटिव कमेंट कर सकते हो या फिर पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। दोस्तों जैसे ही जी हाँ रिजल्ट आया इस विधेयक को लेकर के, विपक्ष ने पक्ष की सरकार के ऊपर जी हाँ निशाना साधना शुरू कर दिया, जैसा कि लाजमी है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने बोला कि ये कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करना चाहते हैं इस विधेयक के माध्यम से, तो अन्य नेताओं ने कुछ और कहा। लेकिन तमाम दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बाद, तमाम आरोपों को खारिज करते हुए जो हमारे भारत के कानून मंत्री हैं जिनका नाम है मेघवाल, इन मेघवाल जी ने ये कहा कि एक साथ चुनाव का प्रस्ताव 41 साल से लंबित चल रहा है। जी हाँ, इससे हमारे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान कितना हो रहा है वो मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट में दिखाया था। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट हम लोग आम चुनाव के अंदर खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे कानून मंत्री ने साफ साफ सदन के अंदर ये बोला, साफ साफ ये कहा कि अब और हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। 1983 का इन्होंने हवाला दिया, एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा कि 1983 से चुनाव आयोग जो है वो एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग हर साल कहीं ना कहीं एंगेज रहता है। कभी इस राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे ईवीएम मशीन भेजो, कभी इस राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहाँ की चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करो। और रिजल्ट आने के बाद जी हाँ विपक्ष जो हार चुकी है उसके एलिगेशन भी सहो। तो फाइनली चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर बिल्कुल सपोर्ट में कि हाँ वास्तविक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ईवीएम मशीन से शायद चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर तब हुई जी हाँ 1983 में एक्चुअली चुनाव आयोग ने जब ये बात रखी थी ना कि वास्तविक रूप से एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो उस समय एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस सर्वदलीय बैठक के अंदर 1983 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उस बैठक में 19 राजनीतिक दल थे, 19 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था और उनमें से 16 दलों ने इस बात का समर्थन किया था कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मतलब एक देश के लिए एक ही चुनाव होना चाहिए। क्योंकि बार बार चुनाव करवाने से कहीं ना कहीं आम जनता का भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा समय खर्च होता है। जी हाँ, जो सुबह कमा रहा है और शाम को खा रहा है उसकी पर डे की दिहाड़ी कहीं ना कहीं उसके हाथ से चली जाती है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी है। और चुनाव में दोस्तों जो हल्ला गुल होता है ना, अगर कोई पेशेंट है, कोई डिस्चार्ज हुआ है, हर इंसान, हर घर में एक इंसान इस समय पेशेंट है जिसको शांति की आवश्यकता है, तो वो शांति मिल नहीं पाती है। लगे रहते हैं नेता अपने अपने प्रमोशन करने के लिए, अपना अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। मतलब नहीं कि कौन सा पेशेंट, ठीक है, हार्ट का पेशेंट है, किसके कितने छल्ले पड़े हैं, किसी की बॉडी के अंदर पेस मेकर डला हुआ, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। डीजे का साउंड बहुत ही फुल होता है, क्या डेसिबल है, शायद हमारे नेता भी काफ़ी हद तक भूल जाते हैं इस चीज़ को चुनाव प्रचार करते समय। और दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी आम चुनाव के अंदर 1952, 1957, 1962, फिर 1967, ठीक है, 1952, 57, 1962, 1967, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय कांग्रेस थी सत्ता में, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार क्या दिक्कत हो रही है? और दोस्तों पक्ष और विपक्ष जो आपका एलिगेशन खेल रहा है, इस खेल के द्वारा हमारे शीतकालीन सत्र के तमाम सेशन जो इनके हंगामे की आहुति में सुहा हुए हैं, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हम आम जनता को भुगतना पड़ा है। जी हाँ, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर में हुई हिंसा क्यों ना हो, चाहे वो किसानों का एमएसपी क्यों ना हो, चाहे दोस्तों वो मुद्दा जो बीपीएससी प्रोटेस्ट, जो यूपीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है वो क्यों ना हो, इन तमाम मुद्दों पर कोई भी डिस्कस नहीं हुआ है इस बार शीतकालीन सत्र के अंदर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन टॉम एंड जेरी के जो गेम खेलते हैं आपस में, इस गेम को कहीं ना कहीं इनको समाप्त करना होगा। जी हाँ, अगर ये सच में चाहते हैं देश का भला करना तो। सो गाइस, एक पर्सनैलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कहना ये था कि कहीं ना कहीं जी हाँ, विपक्ष जितना मजबूत होगा राजनीति करने में उतना अधिक और मजा आएगा। मतलब कि विपक्ष से सीखो और उस बात को कहीं ना कहीं जी हाँ अपने देश के अंदर अप्लाई करो और जनता की सेवा करो। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो सेवा का जो भाव है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक चेंज हो चुका है इन नेताओं के लिए।
आपको दोस्तों याद होगा एक पर्सनैलिटी और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, 12,000 की कार इन्होंने ली थी सेकंड हैंड। उस सेकंड हैंड कार के लिए इन्होंने 5,000 का लोन लिया था बैंक से। उस समय दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लोन पर जो ब्याज दर थी वो काफ़ी अधिक होती थी, खास तौर पे दोस्तों कारों के ऊपर। अब तो अलग बात है कि कार पे जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम हो चुका है। और उसके बाद शास्त्री जी का जिस समय निधन हुआ था, उसके बाद जब उनकी बैंक की पासबुक लोगों के सामने आई थी, हम सब उनकी पासबुक देख के काफ़ी दंग रह गए थे। उनके खाते में मात्र, जी हाँ देहांत के बाद, मात्र 365 रुपये 35 पैसे का बैलेंस था। 365 रुपये 35 पैसे उनके अकाउंट में थे। एक वो थे नेता और एक आज के नेता हैं। जी हाँ, जो पर डे की अगर आप उनके ऊपर, जी हाँ, उनके रहन सहन की रॉयल लाइफ है उसका खर्चा देखोगे आप लोग, एक दिन के एक नेता के खर्चे से कम 10,000 गरीब इंसान 3 वक्त का अच्छा खाना खा सकते हैं। ये फ़र्क है। जी हाँ, ये हमारा आज का अमृतकाल और ये आपका सबका साथ सबका विकास। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहा है। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। आपको दोस्तों ध्यान रखना कि वन नेशन वन इलेक्शन का आखिरकार बीज कब बोया गया था। सो गाइस, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में लास्ट ईयर सितंबर 2023 में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। मतलब कि एक समिति का गठन किया गया था, जिसका मेन मोटो था, जिसका मतलब कि मेन काम ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट तैयार करे कि आखिरकार इसके इम्प्लीमेंट से क्या हानि होगी और क्या फ़ायदा होगा देश को। और ऐसा नहीं था कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में जो तमाम मेंबर थे वो सारे बीजेपी के थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ध्यान रखिएगा कि इस समिति में केंद्रीय मंत्री अमित शाह थे, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद थे, ठीक है, और जो वित्त मंत्री हैं, वित्त आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं NK सिंह, और लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका नाम है हरीश साल्वे। ठीक है, ये तमाम लोग इस समय इस कमेटी के अंदर प्रेजेंट थे। इन्होंने मिल करके 65 बैठकें करी, 65 मीटिंग करी। उसके बाद दोस्तों 18,626 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करी, और वो रिपोर्ट सौंपी किसको? वो रिपोर्ट सौंपी वर्तमान में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको, कि हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है, अब आप एक्शन लो। तो उसके बाद दोस्तों लास्ट वीक वीरवार को कैबिनेट से, जी हाँ, इस विधेयक को मंजूरी मिली थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ना ये कमेटी बनती, ना ये रिसर्च करती, ना ही ये 65 मीटिंग करती, ना ही ये 8,626 पेज की रिपोर्ट तैयार करती, ना ये द्रौपदी मुर्मू जी को रिपोर्ट भेजते, ना ही दोस्तों लास्ट वीक ये विधेयक पारित होता, जी हाँ, कैबिनेट के अंदर। सो गाइस, ये आपको रूपरेखा ध्यान रखनी है अगर आप भारत के एक्टिव नागरिक हैं तो। अब यहाँ पे दोस्तों एक देश एक इलेक्शन, ऐसा नहीं कि भारत पहला देश है, नहीं। एक्चुअली जो दक्षिण अफ्रीका है, जो स्वीडन है, जो बेल्जियम है, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक देश एक चुनाव होता है। जी हाँ, हमारा देश भी अगर एक देश चुनाव करवाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत प्यारा कदम है वर्तमान की केंद्र सरकार का। अब थोड़ा समझने का प्रयास ये करते हैं कि ये जो विधेयक हैं, ये जो 2 विधेयक पारित हुए थे, जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा, और कल संसद में जिस विधेयक को, जी हाँ, इतना अधिक मत प्राप्त हुआ है, उस विधेयक को कौन सा अनुच्छेद अधिकार देगा कि वो विधेयक, जी हाँ, पूरी भारत की सियासी सरजमी के ऊपर, जी हाँ, बिंदास, जी हाँ, इम्प्लीमेंट हो सके। इसको भी हमें समझना होगा। सो गाइस, पहला संविधान संशोधन विधेयक संविधान में एक नया अनुच्छेद को जोड़ेगा, वो है आपका आर्टिकल, मतलब कि अनुच्छेद 82A। ये एक नया आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर जुड़ेगा इस विधेयक के बाद। अब ये जो आर्टिकल है, ये एक साथ चुनाव कराने की परंपरा शुरू करने से जुड़ी प्रक्रिया को स्थापित करेगा, और संशोधन के लिए देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं होगी। ये आर्टिकल नंबर 82A ये अधिकार देता है। और क्योंकि चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, जी हाँ, ये पावर देगा आर्टिकल नंबर 82A। अब बात करते हैं जो दूसरा विधेयक है, वो क्या करेगा। सो गाइस, उस विधेयक को पावर देने के लिए हमारे भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 324A को जोड़ा जाएगा, और ये संशोधन केंद्र सरकार को लोकसभा और जो विधानसभा है उसके अंदर होने वाले जो चुनाव हैं, इन तमाम चुनावों के साथ नगर पालिकाएँ, वो पंचायत जो चुनाव होते हैं, उनको एक साथ कराने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा।
ये विधेयक पारित होते ही संविधान में आर्टिकल नंबर 324A को जोड़ दिया जाएगा और ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल ये राइट देगा तमाम इन सब चुनावों को, जी हाँ, कानूनी रूप से, जी हाँ, ये अधिकार देता है कि एक ही दिन सारे चुनाव होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निकाय हो, पंचायत के चुनाव क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे कल अगर आपने वो डिबेट ध्यान से सुनी होगी संसद के अंदर किस तरह से इस बात पर, ठीक है, बहस चढ़ी थी, अगर वो चीज़ आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपने कल एक चीज़ नोटिस की होगी, कल जो बहस हुई थी, जो डिबेट हुई थी संसद के अंदर, ठीक है, उसमें निकाय चुनाव का प्रयोग नहीं किया गया था। इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था। केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक डेट में करवाया जाए, इस बात को लेकर के बहस हुई थी। क्योंकि जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव से जुड़े मतदान जो होते हैं वो राज्यों का विषय होते हैं और ऐसे में दूसरे संशोधन विधेयक को देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी हासिल करनी होगी और यही कारण था कि इसे लोकसभा में फिलहाल पेश नहीं किया गया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, राइट। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर आप भारत देश के, जी हाँ, चुनाव आयुक्त होते, आप राजीव कुमार जी होते, तो आप भारत देश के अंदर किस तरह से चुनाव संपन्न करवाते? जी हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन प्लस ईवीएम मशीन, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन प्लस बैलेट पेपर, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।